साथियों, मैं आज आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये कहीं न कहीं आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ देगा और आपके साइकोलॉजिकल और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत लाभदायक ये वीडियो होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। कल यानी 16 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आता है कि 27 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है। और अब ये एग्ज़ाम मिड दिसंबर में होगा। कोई डेट एग्जैक्टली नहीं बताई जाती, बट इतना बताया जाता है कि एग्ज़ाम जो है मिड दिसंबर में होगा और 27 अक्टूबर का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गया। एक्चुअली ये अपने में एक शर्मनाक बात है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो दो बार एग्ज़ाम को पोस्टपोन करा रही है और बिना एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, बिना कोई रीज़न दिए हुए, एग्ज़ाम क्यों 2 बार पोस्टपोन हुआ है। जब 17 मार्च वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, तब भी कोई कारण नहीं लिखा था, तब भी अपरिहार्य कारण था। और इस बार जब 27 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम हुआ पोस्टपोन, तब भी इसमें कोई कारण नहीं लिखा गया। और दूसरी रही बात शर्मनाक ये है कि ये सबको लगभग आज से 20-25 दिन पहले पता चल गया था कि 27 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होने वाला है। गवर्नमेंट को सेंटर नहीं मिल रहे हैं, आयोग को सेंटर नहीं मिल रहे हैं और आयोग एग्ज़ाम को 2 दिन में कंडक्ट कराना चाह रहा है। इस वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है। इतनी नौटंकी होती रही और कहीं न कहीं जब लगा कि फाइनली अब इनको एडमिट कार्ड देना ही है, इसलिए एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ये नोटिफिकेशन देते हैं कि एग्ज़ाम जो है 27 अक्टूबर वाला पोस्टपोन हो जाता है। अगला एग्ज़ाम कब होगा इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी एक तरफ जहाँ नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट चल रहा है, बच्चे, टीचर्स, यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोग जो बोल सकते हो सिविल सोसाइटी के पार्ट है, वो नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में अपनी बातें रख रहे हैं। बच्चे लगातार ट्वीट कर रहे हैं, आयोग को लेटर लिख रहे हैं, जिलाधिकारियों को लेटर लिख रहे हैं, सीएम को, डिप्टी सीएम को लेटर्स लिख रहे हैं, गवर्नर को लेटर लिख रहे हैं, अखिलेश यादव को लेटर लिख रहे हैं, राहुल गांधी को लेटर लिख रहे हैं, यहाँ तक प्रेसिडेंट को लेटर लिख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है इसको इतना मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना कर लिया जाए। तो वो पीसीएस एग्जाम जो है वो एक दिन में होता रहा है और 1985 में एक्ट भी आया था इसके लिए। अब उस एक्ट को चेंज कर दिया जा रहा है थ्रू ऑर्डिनेंस, बिना बिल पास किए हुए डायरेक्टली ऑर्डिनेंस के वजह से, मतलब ऑर्डिनेंस के थ्रू चेंज किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे एक अटैक है, डायरेक्टली अटैक है। अगर इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे अटैक होता रहेगा तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो यूपी पीएससी या फिर अदर पीएससी जो हैं, उनमें आयोग में करप्शन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी का इश्यू आएगा। इसीलिए लोग नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में एक बड़ा प्रोटेस्ट चला रहे हैं, उसमें सक्सेस भी मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक रीज़न था कि आज डेट क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। 18 अक्टूबर को एक मीटिंग जो है प्रपोज्ड है, जिसमें 7 और 8 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात को लेकर चर्चा है कि कितनी हमारी तैयारियां हो गई हैं। जिलाधिकारी लोग जो हैं अपना जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसमें जो भी है निर्णय यही निकल के आने वाला है कि आयोग को लगेगा सब कुछ हम अच्छे से करा लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आयोग जो है 18 की शाम को या फिर 19 को दिन में एक नोटिस दे देगा कि जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है वो 7 और 8 दिसंबर को 2 दिन में होगा और एआरओ का एग्ज़ाम जो है 22 और 23 दिसंबर को होगा। ये मुझे ऐसा लगता है, ज़्यादातर लोगों को ऐसे लगता है कि नोटिस आ जाएगा कि एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर को कराने वाले हैं, सेंटर्स वगैरह मिल गए हैं। और उसके बाद क्या होगा कि एक और प्रोटेस्ट जो है, जो नॉर्मलाइजेशन के लेके चल रहा है, प्रोटेस्ट और स्ट्रांग हो जाएगा और ये प्रोटेस्ट लगभग 1 महीना चलता रहेगा। मतलब जब उत्तर प्रदेश में कुछ उपचुनाव भी है, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के साथ लगभग 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज में उपचुनाव है, उस समय भी माहौल बहुत तेजी रहेगा और जो अपोजिशन लीडर्स हैं, खास करके अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, लोग भी इस बात को मुद्दा बनाएंगे और लोकल लीडर्स जो हैं वो भी इस बात को मुद्दा बनाएंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऑलरेडी न्यूज़ में और कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में ये चीज़ें कवर की जा रही हैं कि ऑलरेडी 1 साल बच्चों को खराब हो गया है और ये नॉर्मलाइजेशन के थ्रू एक बार फिर से बच्चों के भविष्य साथ मजाक किया जा रहा है। क्योंकि आयोग को जब मन करता है तब वो डेट पोस्टपोन कर देते हैं और बिना बच्चों से सलाह लिए और बिना नोटिफिकेशन दिए हुए एग्ज़ाम
2 दिन में कंडक्ट करा रहे हैं नॉमिनेशन के थ्रू। नॉमिनेशन का कोई फॉर्मूला भी तय नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है कि भर्ती जो है कोर्ट में जा सकती है, क्योंकि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा वो लोग कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। और थर्ड चीज़ क्या है कि अगर मान लो सब कुछ सही भी रहता है, उसके बावजूद जो है एक ट्रांसपेरेंसी इशू आएगा और अकाउंटेबिलिटी इशू आएगा, और जिससे परिणाम जो है डिले हो जाएंगे और लंबा वैकेंसी खिंच जाएगी। ये सब बहुत सारे इश्यूज हैं, इसके अगेंस्ट में लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा और नवंबर लास्ट तक जो है ये थोड़ा बहुत स्ट्रांग, चुनाव का टाइम होगा उसमें बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट हो जाएगा, और इसको ओवर अक्रॉस इंडिया जो है अच्छा खासा अटेंशन मिलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से आयोग को एक प्रेशर पड़ेगा और आयोग जो है बच्चों पे या फिर नॉर्मलाइजेशन पे जो है ढीगरा फोड़ते हुए एग्जाम को फिर से पोस्टपोन कर देगा, और एग्जाम जो है कुंभ के बाद मार्च अप्रैल में जा सकता है, ऐसा जो लग रहा है, समझ में आ रहा है, जो क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है। तो अभी तो जल्दबाजी में आयोग जो है 7-8 दिसंबर एग्जाम की डेट दे देगा, बट नवंबर लास्ट तक जो है आयोग फिर से एक बार डेट चेंज करेगा और 7 और 8 दिसंबर वाला एग्जाम जो है उसको पोस्टपोन कर देगा, और एग्जाम को बोलेगा एक दिन में हम करवाएंगे, और एग्जाम जो होगा ये मार्च अप्रैल में होगा। होपफुली होली के आसपास एग्जाम ये होगा या फिर होली के बाद एग्जाम होगा। ठीक है, प्रीलिम्स जो है ये 2024 वाला पीसीएस वाला, और उसके बाद आरओ का एग्जाम होगा। तो आइडियली ना दिसंबर में ना तो एग्जाम पीसीएस का होने वाला है, ना बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, ना ही आरओ एआरओ का एग्जाम होने वाला है। एंड ऑफ द डे यही रियलिटी है कि अभी लग रहा है लोगों को 8 दिसंबर एक दिन में एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे, बट ऐसा नहीं होगा। या तो एग्जाम 2 दिन में होगा, 7 और 8 दिसंबर। अगर एग्जाम दिसंबर में होना है तो 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम होगा, नहीं तो एग्जाम जाएगा मार्च अप्रैल में, अगर एक दिन में एग्जाम होना होगा। क्योंकि अगर एग्जाम 2 दिन के बजाय एक दिन में होगा तो फिर से एसओपी वगैरह चीजें चेंज की जाएंगी। जो भी 10 किलोमीटर का है क्राइटेरिया, उसको बढ़ा के 15 से 20 किलोमीटर किया जाएगा। नए सेंटर का आवंटन होगा, उन पे इंक्वायरी होगी कि वो एग्जाम कंडक्ट करा पाएंगे नहीं कराएंगे, उनकी हिस्ट्री चेक की जाएगी। फिर से जिलाधिकारियों को लेटर लिखा जाएगा कि आप चेक करिए कि लोग सेंटर अवेलेबल है क्या, जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है उसमें फुलफिल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद लगभग 1 हफ्ते का समय मांगा जाएगा, उसमें फिर से लोग अपना जो है रिपोर्ट आयोग को सबमिट करेंगे, फिर से आयोग में मीटिंग होगी, फिर डेट डिसाइड होगी। तो इम्पॉसिबल लग रहा है कि अगर एग्जाम सिर्फ एक दिन में होगा तो 8 दिसंबर को एग्जाम हो पाना इम्पॉसिबल है। अगर 2 दिन में एग्जाम होगा, मतलब 2 दिन में तभी होगा जब हमारा जो प्रोटेस्ट है बहुत वीक पड़ जाए, या फिर इसमें आपस में फूट पड़ जाए, या फिर लोग नॉमिनेशन के लिए रेडी हो जाए। ऐसा लग नहीं रहा है, तो जिस हिसाब से अभी ये सही से प्रोटेस्ट 14 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। 14 अक्टूबर को लगभग 1 लाख लोग या फिर उससे ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया, और ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे था ये। उसके बाद 15 और 16 अक्टूबर को लगातार लेटर लिखे जा रहे हैं, आयोग को प्रॉपर एक फिजिकली लेटर दिया गया कि हम इसके खिलाफ है नॉमिनेशन की, कुछ सजेशंस भी दिए गए। बाकी अदर जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं इंक्लूडिंग गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ अपोजिशंस और चीफ मिनिस्टर, इन सबको लेटर लिखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि क्या क्या समस्याएं नॉमिनेशन से हो रही है, हमारे भविष्य के साथ मत खिलवाड़ कीजिए। और मीडिया भी इसको कवर कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट जो है और स्ट्रांग होता जाएगा, और नवंबर तक तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, लोग प्रॉपर बैठ जाएंगे आयोग के सामने। तो फिर आयोग को मजबूरी में और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी पड़ेगा आयोग के ऊपर, तो आयोग को डेट चेंज करनी पड़ेगी और एग्जाम मार्च अप्रैल में जाएगा। ये तो चलो ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम मार्च अप्रैल में चला जाएगा तो हम लोग का क्या होगा, जो हम लोग लगातार पिछले 1 साल से कोई एग्जाम नहीं लिखा, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब उनका तो पूरा पूरा साल खाली चला जाएगा। 1.5 साल कोई एग्जाम नहीं। सोचो लास्ट प्रीलिम्स हुआ था 14 मई 2023 को हुआ था, अब अगला प्रीलिम्स मार्च अप्रैल या मई 2025 में होगा, 2 साल। और आरओ भी नहीं होगा, मतलब इतना थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट और कहीं ना कहीं बड़ा एक इश्यू है। एंड ऑफ द डे तो वो एस्पिरेंट या बच्चे जो उनको ही झेलना पड़ेगा। आयोग तो बोल देगा भाई आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो हम तो एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं, बट हम एग्जाम कंडक्ट करवा नहीं पाए, जिसकी वजह से अब एग्जाम मार्च में होगा कुंभ के बाद, तभी हमारे पास सेंटर्स मिल पाएंगे, क्योंकि उसमें बोर्ड का एग्जाम रहेगा। बोर्ड एग्जाम के बाद सेंटर्स खाली हो जाएंगे, हम बोर्ड एग्जाम के बाद करवा लेंगे, साथ में कुंभ भी खत्म हो जाएगा, तो हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, प्लस स्कूल कॉलेजेस भी मिल जाएंगे, तो हम एक दिन में एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे जैसे पहले हुआ करता था। ऐसा आयोग बोल के अपना पल्ला झाड़ लेगा। बट इससे ना जो एस्पिरेंट है, बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पे कितनी प्रॉब्लम होगी। मतलब
आई अंडरस्टैंड कि आप लोग अभी क्या सोच रहे हो, इतनी एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है कि यार क्या कर रहे हैं इस जीवन में, खास करके जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो 2025 को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि आपकी पूरी पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन खराब हो गई है। 7 महीने यूपीएससी प्रीलिम्स को बचे हुए हैं, बट अभी आप यूपी पीसीएस के चक्कर में अटके पड़े हैं। आपने इस साल एक भी आंसर राइटिंग नहीं की है, आपका ऑप्शनल नहीं रेडी है, आपके जीएस के पेपर्स नहीं रेडी है, इवन आपने 2024 वाला जो यूपीएससी का मेंस का पेपर हुआ था उसको तक नहीं देखा है, क्योंकि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे थे 27 अक्टूबर मान के, पर 27 अक्टूबर की डेट पोस्टपोन हो गई। मतलब ये हुआ कि ना आप घर के रहे ना घाट के रहे, हालत हो गई कुत्ते वाली हो गई है एक्चुअली। ये सच में 17 मार्च से 27 अक्टूबर 7 नंबर ही गड़बड़ चल रहा है, तो 7 नंबर 7 दिसंबर जो है ना वो भी पोस्टपोन हो गए, इसको मान लो एग्जाम नहीं हो पाएगा। जोक्स अपार्ट, बट आपकी ना एक साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। मतलब जितने लोगों से मिल पा रहा हूँ बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है कैसे करना है, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो तब तो फिर कहीं के नहीं रह जाएंगे यार, यूथ फेस खत्म हो जाएगा। जो लोग कुछ साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीसीएस तैयारी कर रहे हैं वो लोग 30s के आसपास होंगे, मतलब 25 से लेके 35 साल के बीच में उनकी एज होंगी। तो एक जिम्मेदारी आ जाती है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, कहीं ना कहीं अपने प्रति भी उनको जीवन में आगे बढ़ना होता है, कैरियर में सेट होना होता है, शादी ब्याह करना होता है, जीवन में आगे बढ़ना होता है, तो कहीं ना कहीं कैरियर में स्टेबिलिटी चाहिए होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और जिम्मेदारी होती है, कहीं ना कहीं सामाजिक दायित्व, तो हम लोग समाज के पार्ट हैं। बट कहीं ना कहीं हम इसी एग्जाम में उलझे पड़े हुए हैं जिसकी वजह से सब कुछ अनसर्टेन चल रहा है, और ये कब तक होगा कुछ नहीं पता। अगर एग्जाम सोचो प्रीलिम्स जो है दिसंबर में ना हो के एग्जाम मार्च अप्रैल में होता है, तो इसका मीन्स जाएगा सितंबर अक्टूबर में, अगर कुछ कोर्ट वोट में नहीं जाता है तो अक्टूबर में मेंस होगा, सितंबर में मान लो मेंस होता है, इसका मेंस का रिजल्ट कब आएगा 2026 में, और वैकेंसी कब क्लियर होगी, होली के आसपास या होली के बाद 2026 में। मतलब सोच लो, अब गणित आपकी अच्छी है तो समझ लो लगभग 2 साल बाद वैकेंसी क्लियर होगी, अगर कहीं कोर्ट वोट में नहीं भटकेगा तो। आरओ का भी सेम सीन चल रहा है। तो यार इतने साल तो नहीं वेट कर सकते ना, अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपकी पढ़ाई गड़बड़ चल रही है, अगर यूपीएससी आपके अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं तब भी समस्या चल रही है। तो मेरा ये मानना है ना, आपको थोड़ा सा कुछ अल्टरनेटिव सोचना चाहिए। अगर आप यूपीएससी 2025 नहीं लिख रहे हो तो आपको थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अगर सिर्फ पीसीएस या आरओ लिख रहे हो, लिटरली मार्क माई वर्ड, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट का कोई साधन नहीं है तो आपको ढूंढना चाहिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम में बहुत अनसर्टेनिटी रहती है और एग्जाम कब क्या होगा कुछ किसी को नहीं पता है। अगर 2025 की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी आप लिखने वाले हो, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी कम से कम 15-20 दिन ना यूपीएससी का पढ़ लो, जिससे एटलीस्ट यूपीएससी का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। अदरवाइज एग्जाम अप्रैल में जाएगा तो फिर आप कहीं के नहीं रह जाओगे, फिर आप साल भर प्रीलिम्स की तैयारी करते रह जाओगे और यूपीएससी भी आपका गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आई सजेस्ट कि जो लोग यूपीएससी 2025 टारगेट कर रहे हैं वो कुछ आंसर राइटिंग्स कर लें, उसके बाद जब कुछ क्लैरिटी आ जाएगी उसके बाद फिर से प्रीलिम्स मोड में आ जाना, फिर प्रीलिम्स मोड कंटिन्यू रहेगा टिल आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स तक। सो नाउ इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट योर यूपीएससी मेंस प्रिपरेशन, स्पेशली ऑप्शनल एसए पेपर एंड जीएस 4 पेपर। ऑलरेडी आपने थोड़ा सा जीएस 1-2 से देख रखा होगा, मैंने पहले भी 1 महीना पहले ही बोला था आपको कि अभी जब तक डेट डिसाइड नहीं होती है आप जीएस 1-2 और 3 कम से कम कर लो, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हो इसको प्रीलिम्स के लिए। लेकिन जो लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं, अब बीपीएससी की बात मैं कर लेता हूँ। बीपीएससी का भी बहुत अनसर्टिनिटी है, बीपीएससी दिसंबर में नहीं होने वाली, बीपीएससी या तो फरवरी में होगी या फिर ये सितंबर में जाएगी, क्योंकि 2025 का जो बिहार का इलेक्शन है वो बीपीएससी पे फाइनेंस हो रहा है। 600 रुपये पर हेड अगर फॉर्म आ रहे हैं, फॉर्म 18 अक्टूबर तक की डेट थी खत्म करने की, फिर से इसको 4 नवंबर तक कर दिया गया। कोई सर्टेन नहीं है कि 4 नवंबर तक ही रहे, हो सकता है इसको 17 नवंबर तक फिर से डेट बढ़ा दी जाए, और कितनी बार एग्जाम की डेट बढ़ेगी तो इशू। और सेकंड चीज क्या है, वहां पे भी नॉमिनेशन को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है बिहार में भी। मेरी बात हुई बिहार के कुछ बच्चों से जो एग्जाम लिख रहे हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं नॉमिनेशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन लास्ट जो बीपीएससी हुआ था 69 बीपीएससी, उसमें भी नॉमिनेशन की बात थी जिससे अगेंस्ट में बात किया गया था। तो नीतीश कुमार जी ने बोला था कि हम एग्जाम एक दिन में कंडक्ट करवाने की प्रॉमिस करते हैं, और उन्होंने नॉमिनेशन वाला जो चक्कर था 2 दिन वाला उसको वापस लिया और एग्जाम एक ही दिन में हुआ था 69 बीपीएससी। बट इस बार नोटिफिकेशन में ही उन्होंने लिख रखा है कि हम नॉमिनेशन करवाएंगे।
तो कोर्ट में पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, आई डोंट नो, बट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2025 का इलेक्शन भी है, तो वहाँ पे भी नॉमिनेशन एक बड़ा मुद्दा है। इसकी वजह से वहाँ की वैकेंसी जो है, सीट मतलब एग्ज़ाम जो है वो डिले जाएगा। अब कैसे कराएंगे वो तो उनको करवाना है, वो लोग समझे। अभी तो हम पीसीएस की बात करें, यूपी पीसीएस की, बट बिहार के भरोसे मत रहो। बिहार फरवरी में होगा या फिर सितंबर अगस्त में जाएगा। बिहार तो बहुत ही डिले होने वाला है, वो पंचवर्षीय योजना है, उससे उम्मीद मत रखो। जो एक वर्षीय योजना यूपी पीसीएस होती है वो 2-3 साल में खिंच रही है। आरओ का भी यही सीन है। तो एक्चुअल में अगर आप यूपीएससी नहीं लिख रहे हो तो आपके पास कोई भी सर्टेन एग्जाम नहीं है। जब तक यूपी पीसीएस का अप्रैल मार्च में डेट डिसाइड नहीं होता, तब तक आप सिर्फ सोचो आप मेंस की तैयारी कर लोगे या फिर प्रीलिम्स। नहीं हो पाता यार, पता नहीं यार, आई डोंट नो, मेरे से तो नहीं हो पाता। कि अब लोग सजेस्ट करेंगे कि जब तक आपका प्रीलिम्स की डेट नहीं डिसाइड हो रही है तब तक आप मेंस की तैयारी करें। ऐसे अचानक से स्विच नहीं होता है। जब चीज़ सर्टेन ही नहीं है कौन सा एग्ज़ाम मुझे देना है, कब देना है, तो बड़ी समस्या रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना अचानक से स्विच कर पाएगा। तो हर कोई प्रीलिम्स मोड में ही रहेगा, और जिसकी वजह से उसकी यूपीएससी की भी तैयारी खराब हुई, साथ में पीसीएस वगैरह की तो जो है हो ही रही है, देख ही लो क्या हो रही है प्रिपरेशन। तो मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ना थोड़ा सा एक अल्टरनेटिव, थोड़ा सा सिविल सर्विसेज के बाहर की भी चीज़ें देखनी चाहिए। जैसे मैं कुछ सजेस्ट करूँगा, जैसे आपका ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड से आपने बीए एमए कर रखा है, आपके पास सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, भूगोल हो गया, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं। तो अगर आपने बीएड वगैरह नहीं किया तो आप बीएड वगैरह कर सकते हो। अगर टीजीटी पीएचडी का एग्जाम होता है उसमें कुछ सर्टेनिटी नहीं है कब होगा, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो आप टीजीटी पीएचडी का फॉर्म भर सकते हो। एमए नहीं किया तो एमए कर सकते हो, बीएड कर सकते हो। बीपीएड वगैरह जो होता है मुझे एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा पता नहीं है, बट कहीं ना कहीं टीचिंग में कुछ ना कुछ आप ट्राई कर सकते हो। नेट वगैरह का एग्जाम दे सकते हो, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह एग्जाम अगर होते हैं उनको दे सकते हो, या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हो। जैसे कोई अगर मान लो आपके पास क्वालिफिकेशन, आपने एमए वगैरह कर रखा है, तो आप आपके आसपास में कोई डिग्री कॉलेज वगैरह है वहाँ पे पढ़ा सकते हो। आपकी प्रिपरेशन तो ऑलरेडी डन है ना, तो आपका जो दिन भर का टाइम हो उसमें यूटिलाइज हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी ना, आपका फालतू दिमाग उधर नहीं जाएगा। आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका पूरा टाइम प्रिपरेशन में जा रहा है, क्योंकि उसमें कुछ आउटकम नहीं आ रहा है, इसलिए कोई मतलब नहीं फुल टाइम प्रिपरेशन करने का। तो आपको कुछ अल्टरनेटिव जॉब्स ढूंढने पड़ेंगे, खास करके जो लोग 30+ एटलीस्ट 25+ मान लो, 30+ हो गए तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इनकम की ज़रूरत है। क्योंकि एग्ज़ाम तो ऐसा अनसर्टेन चलता रहेगा। मान लिया मैंने कि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, मेंस में लटक गए, तो इंटरव्यू में लटक गए, तो फिर से साइकिल पता नहीं कितनी लंबी जाएगी। होता नहीं कि अनब्रोकन चैन है ये। यूपीएससी का क्या होता है, 6 अटेम्प्ट्स होते हैं, 32 साल एज होती है, उसके बाद तो भाई आपको मजबूरी में निकाल देती है यूपीएससी, आपको निकलना ही पड़ता है। बट पीसीएस से क्या है, 40 साल तक होता है। आपको लालच रहता है कि आप थोड़ा सा रह गए, मेंस में कुछ नंबर से रह गए, इंटरव्यू में कुछ मार्क्स से रह गए, ये चलती रहेगी। तो इसको फुल टाइम मत करके कुछ ना, जब खास करके इतनी अनसर्टेनिटी हो। ठीक है, आरओ और पीसीएस 2 एग्जाम हो रहे थे, बहुत अच्छे एग्जाम थे, यूपी के 2 बेस्ट एग्जाम है, इसके लिए आप फुल टाइम अभी तक रह सकते थे। बट अब दोनों ना डिले होने वाले हैं, मार्च अप्रैल में जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई ढूंढना चाहिए। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप आसपास के इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज में पढ़ा सकते हो। अगर नहीं क्वालिफिकेशन है तो आप, जैसे आपके जीएस सब्जेक्ट अच्छे हैं तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपका, जैसे प्रयागराज इलाहाबाद में हो, मुखर्जी नगर में, लखनऊ में, तो आसपास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे थोड़ा रिक्वेस्ट करो, बात करो, सर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, हम आपका कंटेंट क्रिएट कर देंगे, या फिर हम आपके लिए कुछ पढ़ा देंगे, सब कुछ कर, टीचिंग का एक ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो, एक आपका बैकअप डेवलप हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हो, क्योंकि क्लासेस तो चलती रहेंगी, वहाँ पे रिक्वेस्ट करो। अगर आप अपने मेंस वगैरह लिख रखा है, इंटरव्यू दे रखा है, तो आपका इजिली एज अ टीचर आपका हो जाएगा, वहाँ पे सिलेक्शन, आप प्रॉपर क्लास ले सकते हो उनके थ्रू। अदरवाइज अगर आपका प्रीलिम्स वगैरह नहीं निकला है या फिर मेंस वगैरह नहीं निकला है, तो फिर आप कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत जो डाउट सेशन होते हैं उनको कोचिंग के थ्रू ले सकते हैं, मेंटरशिप सेशन ले सकते हैं, जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती हैं, खास करके मेंस आंसर राइटिंग, उनको चेक कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं, इससे आपके अच्छा खासा 30-35 हज़ार रुपया पर मंथ अर्न कर सकते हो। ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपका कहीं पे प्राइवेट में जॉब करने का मन है तो आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो, वहाँ के साथ में आपके पास इतना समय मिल जाएगा, पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखा है तो आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, किसी आईटी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर स्किल का इशू है, थोड़ा सा 1-2 महीने में स्किल डेवलप कर सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं, वो सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर ये सब करने में आपको
स्किल का इशू आ रहा है, फिर नहीं मन कर रहा है, तो आप अपना खुद यूट्यूब चैनल डेवलप कर सकते हैं, वहाँ पे पढ़ा सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। ये सब मैंने पहले भी काफ़ी बार बात किया। अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा तो मतलब जो लोग काबिल हैं, इनको लगता है कि मैं एक अच्छी टीचिंग कर सकता हूँ, मुझे जीएस सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज है या हिंदी सब्जेक्ट की मुझे अच्छी खासी नॉलेज है, उन लोगों से मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आप कहीं पे नहीं हो पा रहा ना, तो एक काम करो, आप टेलीग्राम ग्रुप, जो इस यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में उस पर आप मैसेज करो, ठीक है, मतलब उसे पिंग कर दो, सर मुझे मतलब आई वांट एम्प्लॉयमेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो अपनी यूट्यूब चैनल है इसको थोड़ा मैं ब्रॉड ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो जो लोग स्किल्ड है, जिनको लगता है वो अच्छी टीचिंग कर सकते हैं, जीएस सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों भी, जिसकी जो बेस्ट हो वो अपनी में, या फिर करंट अफेयर का पार्ट हो गया, सीसेट का पार्ट हो गया, या फिर हिंदी वाला पार्ट हो गया, आपको जो अच्छा आता है, आपको लगता है वो अच्छा पढ़ा सकते हो, तो आप एक काम करो, टेलीग्राम ग्रुप में पिंग करो, मैं आपको पर्सनली फिर से पिंग करूंगा, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में पिंग करो, सर मुझे पढ़ाना है, ठीक है, मैं आपको पिंग करूंगा। आपको क्या करना है, आपको करीब 5 से 6 मिनट का एक डेमो वीडियो बनाना है, उसमें 1 मिनट के अंदर में आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि आपका नाम वगैरह क्या है, सेकेंड चीज़ क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, प्लस आपका जो अचीवमेंट्स क्या रहा, अगर नहीं आपने यूपीएससी की तैयारी की है तो अपने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कहाँ तक किस लेवल तक गए हैं, वो चीज़ आप उसमें मेंशन करो। प्लस अगर पीसीएस दे रहे हो तो आप कितना प्रीलिम्स दे रखे हो, कितना मेंस दे रहे हो, क्या इंटरव्यू कैसा है, मतलब आपका क्या रहा इस फील्ड में, वो उसको थोड़ा सा 1 मिनट में, मतलब करीब 1 डेढ़ मिनट में अपने बारे में थोड़ा सा बताओ मुझे। उसके बाद कोई भी जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, उस सब्जेक्ट के 2 टॉपिक जो हैं उनको 5-5 मिनट में, करीब 10 मिनट की वीडियो बनाना, उसको 2 टॉपिक को खत्म कर दो, मतलब एक प्रॉपर वीडियो बनाना। बस कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं चाहिए मुझे, एक मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेना थोड़ा सा, 1 डेढ़ मिनट में अपने बारे में इंट्रोडक्शन, प्लस आप 2 टॉपिक पे पढ़ा दो अच्छे से, जो जो भी चीज़ आपको आती है, जो भी सब्जेक्ट है, वो आप मुझे भेज देना टेलीग्राम में, जब मैं आपको पिंग करूंगा उसके बाद मैं आपका वीडियो देखूंगा और मेरी जो टीम है उससे मैं रिव्यू करवाऊंगा उसको। अगर उनको टीम को अच्छा लगेगा तो फिर हम आपको अपने जो यूट्यूब चैनल पे एज ए टीचर रख लेंगे, हम आपको अच्छी खासी जो है एक सैलरी ऑफर करेंगे, तो उसका इशू नहीं है, पैसा आपको अच्छा खासा मिलेगा, तो वो इशू नहीं है। तो इस तरीके से आपको एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है, जो मेरा मोटिव है लोगों की हेल्प करना, तो इस तरीके से मैं मेरा चैनल भी ग्रो करेगा, और आप जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे जो लोग, जिनको लगता है कि वो जीएस सब्जेक्ट या फिर सीसेट वगैरह पढ़ा सकते हैं, उनके अंदर स्किल्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा अपने स्किल को एक्सप्लोर करने के लिए, साथ में आपको इनकम भी जनरेट होने लगेगी, और साथ में प्रिपरेशन से भी जुड़े रहोगे, हमारी टीम से भी जुड़े रहोगे, तो आपका और भी मेंटरशिप वगैरह हो पाएगी। तो ये आपके लिए ऑप्शन हो सकता है, मतलब मुझे लगा कि आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए, वैसे हम मेरे पास ऑलरेडी टीम है, बट मैं चाहता हूँ कि कुछ और नए लोग आए जो उनको कहीं ना कहीं एक बैकअप भी डेवलप हो और टीचिंग प्रोफेशन भी हो, जिससे ना कि एक डाइवर्सिटी भी है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे निकले जो टीचिंग वगैरह करना चाहते हैं, और आपको इनकम भी होगी। और ऐसा जरूरी नहीं एक सब्जेक्ट के एक ही टीचर रखा जाएगा, 5-6 लोग हो सकते हैं एक सब्जेक्ट पढ़ाने का, अलग अलग तरीका है, जो जिसका अच्छा कंटेंट रहेगा बच्चे अपने आप से पसंद करेंगे, देखेंगे, और जो भी है वो सब सारी चीज़ें, बट आपको एक सैलरी, फिक्स सैलरी दिया जाएगा, प्लस जो आपकी वीडियो बनाओगे उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका भी आपको शेयर दिया जाएगा, तो मतलब आपको निराश नहीं किया जाएगा। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी तो आप छोड़ोगे नहीं इसको, भले आप पीसेस बन जाओगे तब भी उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करोगे। तो ये चीज़ आपके लिए रहेगा, मतलब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको लगता है कि टीचिंग इनके लिए एक ऑप्शन है, वो पढ़ाना चाहते हैं, उनके पास ऑलरेडी क्वालिफिकेशन है, वो टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पर पिंग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिखा हुआ है, वहाँ पे फिर हम लोग बात करेंगे, वहाँ पे एक डेमो वीडियो बना के भेज दीजिएगा, उसको हम एक बार अपनी टीम से रिव्यू कराएंगे, उसके बाद प्रॉपर आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा। फिर जो भी सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छे से आता है, तो हिस्ट्री का पूरे का आप डेमो बनाइएगा कि कितने लेक्चर में क्या क्या आप खत्म करेंगे, आपका जो भी है, फिर आप वीडियो बना के टीम को हमारी भेज दीजिएगा, उसको हम अपलोड कर देंगे, फिर आपका जो भी वीडियो का जो परसेंटेज रेवेन्यू आएगा उसका भी पैसा आपको मिल जाएगा, प्लस आपको अलग से कुछ इनकम दी जाएगी, जिससे आपको निराशा नहीं होगी और आपको खुशी मिलेगी। अदरवाइज ये चीज़ नहीं पसंद है आपको, तो फिर बाकी जो मैंने अल्टरनेटिव सोर्सेज बताया आपको इनकम के लिए, जैसे किसी कोचिंग में पढ़ा सकते हो, किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ा सकते हो, इंटर कॉलेज में पढ़ा सकते हो, या फिर अपना प्राइवेट ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो,
या फिर प्राइवेट जॉब कर सकते हो, इंजीनियर वगैरह हो तो आईटी में जा सकते हो। ये सब बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, बट फुल टाइम आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो क्योंकि बहुत अनसर्टिनिटी रहने वाली। ये वैकेंसी ना 17 मार्च से ही गड़बड़ा गई थी, तो इसके साथ आने वाला कैलेंडर भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब यही प्रीलिम्स नहीं हो पाएगा तो नोटिफिकेशन कब आएगा, उसका प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, 25 वाले कुछ नहीं पता, और 24 वाले में आप कहाँ अटक जाओ किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, क्योंकि बात ये है ना कि जितनी, मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आपकी उम्र 30 साल है, 30 साल और ज़िंदगी बची है, कम से कम 30 साल आगे की ज़िंदगी जो है उसको अच्छे से जिया जाए। जो बीत गया सो बीत गया। अब ठीक है, पीसीएस ही जीवन नहीं है, पीसीएस के बाहर भी जीवन है। आपके अंदर स्किल्स है, नॉलेज है, तो आप यूट्यूब के थ्रू, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मृणाल पटेल का आप शायद जानते हो, जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी की है। इंडिया में इकोनॉमिक्स के बेस्ट टीचर है मृणाल पटेल। अब उन्होंने 2 यूपीएससी का प्रीलिम्स लिखा था, उनको लगा था मेरे से नहीं हो पाएगा। उन्होंने अपना एक स्टार्टअप शुरुआत किया गुजरात के अहमदाबाद में। उन्होंने प्रतीक नायक हिस्ट्री के टीचर उनके साथ, और रत्नांजल मैम जो आईआरएस थी उनके साथ उन्होंने स्टार्ट किया। आज भी प्रतीक नायक जो है अनअकैडमी में इनके साथ मुन्ना सर के साथ पढ़ा रहे हैं, और रत्नांजल मैम आईआरएस है। बट 8-9 साल पुराना वीडियो मृणाल पटेल के चैनल पे आज भी देखा जाता है, लोग देखते हैं। तो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। शायद अच्छे सिविल सर्वेंट ना बन पाते हो, बट जितने अच्छे टीचर हैं, वो प्रतीक नायक हो गए, वो तो ऑलरेडी पीसीएस थे, उन्होंने रिजाइन करके टीचिंग को एक ऑप्शन चूज किया, और बहुत अच्छे टीचर हैं हिस्ट्री के। अब जैसे कि वरुण जैन का एक सारथी आईएएस करके, उसमें 2 जो सिविल सर्वेंट थे, लाइक शिविन चौधरी जो आईआरएस थे, वो उन्होंने एमबीबीएस किया है, और मुदित जैन जो कि आईआरएस थे, उन्होंने भी रिजाइन किया, और शिविन ने भी रिजाइन किया। सारथी आईएएस में दोनों लोग पढ़ा रहे हैं वरुण जैन के साथ। तो वही है, आपके अंदर स्किल क्या है। आज कितने सारे आईएएस लोग बना रहे हैं, इनका नाम बहुत बड़ा नाम है। तो ये पीछे से रहते तो आप किसी जिले में एसडीएम बन के रह जाओगे, या जो भी कुछ है। और अगर इस तरह मतलब एक अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, तो बहुत सारे आपके थ्रू डीएम एसडीएम निकलेंगे, और आपका नाम होगा सोसाइटी में। एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, सोसाइटी के लिए अच्छा ही करना है। इसलिए तो आप पीसीएस बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो ना, सोसाइटी को दे सको। साथ में अगर आपका एग्जाम पीसीएस का निकल जाता है तो एग्जाम कंटिन्यू करो। अगर आपके साथ टीचिंग और ये पीसीएस या फिर आईएएस की जॉब मैनेज हो पाती है, दोनों आप कंटिन्यू करो। या फिर जो आप मैनेज कर पाते हो अच्छे से, पीसीएस मैनेज कर पाते हो तो पीसीएस मैनेज करो। या फिर आजकल तो ट्रेंड चल गया है, लोग टीचिंग भी कर रहे हैं और अपनी जॉब भी कर रहे हैं, क्योंकि एक अल्टरनेटिव वे है अपना, जो होता है ना, कम्युनिकेट करना लोगों के साथ, अपने थॉट्स जो है उनको लोगों के साथ शेयर करना, अपनी जो साइकोलॉजिकल चीज़ें उसको डिस्कस करना। अब बहुत सारे लोग हैं जो अपना आईपीएस हैं, आईएएस, उनका एक बड़ा यूट्यूब चैनल है, वो चलाते हैं, उस पर बातें करते हैं, और कहीं ना कहीं जो अपने लाइफ एक्सपीरियंस उसको उसको शेयर करते हैं। एक पॉडकास्ट टाइप की बातें करते हैं, टेड टॉक होता है, सब सारी चीज़ें तो आप भी कर सकते हो। तो वही है कि लाइफ को कितने अच्छे तरीके से हमें जीना है, एक पॉजिटिव वे में जीना है, लाइफ को पॉजिटिव वे में लेके जाना है, सोसाइटी को कुछ अच्छा। जैसे रतन टाटा जी, वो हमारे बीच में नहीं रहे, बट जितना लोग उनके बारे में, उनके जीते हुए नहीं जानते थे, उनके मरने के बाद कितने लोगों ने उनके बारे में रिसर्च किया। हर कोई उनकी तारीफ करता है, क्योंकि वो सबको एक रिस्पेक्ट करते थे। एक होता ना कि नेशन को फर्स्ट लेवल, 70 से 80% उनकी जो इनकम होती थी कंपनी का, टाटा सन्स का, वो रेवेन्यू जो था, वो मतलब वो शेयर जो था वो चैरिटी में जाता था। इसकी वजह से एक गुडविल बनी थी, और सबको एक जैसा बना के रखना चाहते थे, एक भारत को यूनाइटेड रखना चाहते थे, भारत का विकास चाहते थे, और एक कुल मिला के एक अच्छे ह्यूमन बीइंग थे। भले ही आपको मुझे किसी को कुछ ना दिया हो, बट हमारे आपके अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए, रतन टाटा के लिए एक अच्छी इमेज है। तो वो लोग तो आईएएस नहीं थे ना, सिविल सर्वेंट नहीं थे लोग, बट इन्होंने कहीं ना कहीं गुडविल डेवलप किया, जिसकी वजह से आज भी उनका नाम है। कलाम जी को मरे हुए कितना साल हो गया, बट स्टिल उनका नाम है, टाटा जी का नाम है। तो वैसे ही आप लोग भी कुछ करो, जरूरी है करना सोसाइटी के लिए, क्योंकि हम लोग ना कुछ सालों मतलब 30 अधिकतम 50 साल धरती पे रहने वाले, बस फिर नई जनरेशन आएगी, चली जाएगी। तो वही है कि जनरेशन आएगी जाएगी, तो ये तो चला, दुनिया का प्रकृति का नियम है, तो चलता रहेगा। इसको बदल नहीं सकते हैं, इसलिए हमें क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा गुडविल डेवलप करना पड़ेगा, जिससे के लिए हम
जो भी है अपने लाइफ में आगे कुछ करें तो हमें उस पे नाज होना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए, खुद को होना चाहिए, सोसाइटी को होना चाहिए, फैमिली को होना चाहिए कि हम लाइफ में कुछ अच्छा किए। जब हम अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज पे हों तो हमें ये लगे कि हमने कुछ लूज़ नहीं किया, या फिर हम जैसे पीसीएस बनेंगे तो ज़रूरी नहीं हर कोई आईएएस बन पाए प्रमोशन के थ्रू। हमें ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार हम आईएएस नहीं बन पाए, या फिर जैसे 12th में क्या होता है हर किसी को आईआईटी पहुँचना होता है। बट लाइफ में कुछ इतना अच्छा कर लो या फिर आगे निकल जाओ तो आईआईटी में पहुँचने ना पहुँचने का कोई रिग्रेट नहीं होगा कि यार आईआईटी में होते तो नहीं होता रिग्रेट, यार उससे बहुत आगे निकल रहे हैं। ऐसे ही जो नीट वगैरह एग्जाम देते हैं 5-5 6-6 साल 10-10 साल लोग नीट का एग्जाम देते रहते हैं, उनके साथ वाले बहुत आगे निकल जाते हैं, फिर उनको बाद में रिग्रेट होता है यार प्रिपरेशन में ना होते या कुछ और कर लिया होता। तो वही एमबीबीएस हो गया, आईआईटी हो गया, ये लाइफ नहीं है, इसके आगे भी है। आप इसके आगे बढ़ोगे सिविल सर्विसेज लाइफ होती है, लोग आईएम से एमबीए करते हैं वो भी एक लाइफ होती है, लोग अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं वो भी एक लाइफ होती है। तो पुरानी बातें उनका एमबीबीएस नहीं हुआ, उनका आईआईटी नहीं हुआ, उससे आगे निकल जाते हैं। या फिर आप लाइफ में और आगे बढ़ोगे तो आप सिविल सर्वेंट नहीं बन पाए, आईएएस नहीं बन पाए, पीसीएस नहीं बन पाए, या फिर आईएम में जा नहीं पाए, वो भी पीछे निकल जाएगा। आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, जो भी करोगे, स्टार्टअप अपना करोगे या कुछ भी जॉब करोगे। बट कुल मिला के यही है कि जो करोगे अच्छा करोगे, और एक चीज़ बना के रखना दिमाग में, सोसाइटी को अच्छा देना है, सोसाइटी के लिए अच्छा करना है, फैमिली पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है क्योंकि वो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं जाते हैं, बट फैमिली परमानेंट होती है, भगवान बना के रखते हैं परमानेंट। उस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग, उनकी रिस्पेक्ट करो, सोसाइटी में जो नॉर्म्स बने उनकी रिस्पेक्ट करो। कुछ एक्स्ट्रा कुछ अनकन्वेंशनल करने के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हर किसी को एक हर्ट हो, फैमिली मेंबर्स को, पेरेंट्स को, या फिर इंक्लूडिंग सोसाइटी को हर्ट हो। उस सब चीज़ों से बचना चाहिए। और वही है कि हम कुछ सालों के मेहमान हैं, ऑलरेडी लगभग हाफ हमारी लाइफ बीत चुकी है, मैक्सिमम 50 साल, नहीं तो 30-35 साल और इस दुनिया में रहने वाले हैं। नए लोग आएंगे, नए लोग आईएएस की तैयारी करेंगे, नए लोग पीसीएस की तैयारी करेंगे, जैसे हर साल नया बैच आता है, नए फॉर्म भरे जाते हैं। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा कि जब हम फ्रेशर एज अ फ्रेशर किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, या फिर खास करके दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर या फिर मुखर्जी नगर में रहते हैं, जो लोग 3-4 साल से अटेम्प्ट दे रहते हैं, तो हमें लगता है यार क्या क्यों नहीं निकला इनका, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, बड़े सीरियस टाइप के दिखते हैं वो लोग, सीनियर लोग हैं, हम थोड़े फ्रेशर जाते हैं, चिल मूड में होते हैं। बट वही है कि उनका अटेम्प्ट बढ़ता जाता है, 6 अटेम्प्ट हो जाते हैं, वो लोग छोड़ जाते हैं, कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, कुछ लोग पीसीएस मूव कर जाते हैं, कुछ लोग जीवन में आगे मूव कर जाते हैं। हमारा भी साथ भी ऐसे ही होता है, हम लोग जब 1 अटेम्प्ट देते फेल होते हैं, 2 अटेम्प्ट देते फेल होते हैं, 3 अटेम्प्ट देते तब रियलाइज में लगता है यार सब कुछ स्मूथ नहीं है, लाइफ एक जैसी नहीं चल रही है, पता नहीं क्या होगा लाइफ में, कुछ सर्टेनिटी नहीं है, आगे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया, प्रिपरेशन करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी। अब तो जो भी है ना कि मूसले में सर दे दिया है, अब तो प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं यूपीएससी सिलेक्शन देता है या लात मारता है। अब अपने आप से तो छोड़ेंगे नहीं, जब तक 6 अटेम्प्ट नहीं हो जाएंगे यूपीएससी लात मार के भगा देगा। कुछ लोग के पास इतना प्रिविलेज नहीं होता, कुछ लोग 4-5 अटेम्प्ट ही दे पाते ड्यू टू एज इशू या जो भी रीजंस होते हैं, फिर वहाँ पे नहीं होता तो हमें लगता है यार थोड़े बुढ़े टाइप के हो गए। फिर नया बैच जब हम 5वें 6वें अटेम्प्ट में होते हैं, देखते हैं फ्रेशर्स आ रहे हैं, मेट्रो में देखते हैं, बसेस में देखते हैं, या फिर जो बिल्डिंग में रह रहे हैं वहाँ पे फ्रेशर्स आते हैं, कितने चिल मूड में रहते हैं, कोचिंग जाते आते रहते हैं, लाइब्रेरी में देखते हैं। तो वैसे ही जब हम लोग ना थोड़ा यूथ फेज से थोड़ा डाउन पे जा रहे हैं तो लगता है यार 17 साल 18 साल के बच्चे कितने खुश हैं, कितने एम्बिशियस हैं लाइफ में, बट हमारे साथ ऐसा थोड़ा कम होने लग जाता है क्योंकि हमने बहुत फेलियर देख रखा होता है लाइफ में। फिर पीसीएस में भी यही चीज़ें होती हैं, वहाँ पे भी सिलेक्शन नहीं होता है, वहाँ पे भी अनसर्टेनिटी रहती है, तो लगता है यार कि क्या हो रहा है इस लाइफ में, सच में 5-10 रुपए भी जीवन में कुछ कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, कुछ जॉब भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर ऐसा लगता है कि आगे कैसे जीवन चलेगा। इट्स लाइक एवरीथिंग इज सेटल्ड, मतलब कुछ भी क्लैरिटी नहीं है क्या होगा, ये सब बहुत सारी, खास करके मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई पिछले 1 महीना में, या फिर पास्ट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है सिविल सर्विसेज यूपीएससी प्रिपरेशन में प्लस पीसीएस में, तो मुझे यही समझ में आया। फिर मेरा जो कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस रहा, जैसे मैं टीसीएस में जॉब करता था, मैं 5 साल में टीसीएस में जॉब किया है, आई एम इंजीनियर, सब कुछ था। फिर उसके बाद मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फिर मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आया,
कुछ चीज़ें अच्छी हुई बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम। तो अब सिर्फ पीसेस में मूव कर रहा हूँ। फिर वही लगता है यार कि साथ के लोग जो हैं वो बहुत आगे निकल गए हैं अच्छे खासे पैकेज पे, कोई 30 लाख, कोई 35 लाख, कोई 40 लाख, 50 लाख पे पहुँच गया है। हम स्टिल सर्च कर रहे हैं जॉब के लिए, कुछ स्टार्टअप का सोच रहे हैं, पीसेस में इतनी अनसर्टेनिटी है, यूपीएससी के अटेम्प्ट्स ओवर हो गए या फिर बच्चे हैं अटेम्प्ट्स, उसका कुछ उसमें कुछ सर्टेनिटी नहीं है, होगा कि नहीं होगा। यही सब डिलेमा चलता रहता है हम जैसे लोगों का। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा होगा, जो लोग 25 प्लस की एज में होंगे या फिर लोग जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो तो लाइफ का पार्ट है, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। और वही है, एक्सपीरियंस मिला कुछ नहीं तो वही हम कहते हैं कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। अब तरबूजे का क्या करोगे तो भगवान ही जाने तरबूजे क्या होगा। बट स्टिल तरबूजा जो तजुर्बा जो है ये कभी ना कभी तो कुछ काम देगा। सो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप लोग को, जो लोग यूपीएससी 2025 नहीं लिखने वाले हो, उनको ना थोड़ा सा बैकअप के बारे में सोचना चाहिए। यू हैव टू स्टार्ट समथिंग योर ऑन, लाइक कुछ स्टार्टअप कर सकते हो। वो आइडियाज़ हम डिस्कस कर सकते हैं पर्सनली। आप मुझे मेल या फिर टेलीग्राम पे पिंग कर दोगे, मैसेज कर दोगे, हम पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं अगर आप कुछ डाउट है। या फिर यूट्यूब वगैरह कुछ स्टार्टअप कर सकते हो, या फिर आप जॉब कर सकते हो, लाइक किसी इंटर कॉलेज में, किसी डिग्री कॉलेज में, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास कुछ अचीवमेंट्स हैं तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हो, एज ए कंटेंट राइटर वर्क कर सकते हो, मेंटरशिप के लिए काम कर सकते हो, आंसर राइटिंग चेक कर सकते हो, या फिर अगर आपने इंटरव्यू वगैरह दिया है तो आपको टीचिंग के लिए भी रख लेंगे। अगर कहीं कुछ नहीं होता और आपके पास स्किल है, आपको लगता है कि आप पढ़ा सकते हो, अनफॉर्चुनेटली आपका कुछ रिजल्ट्स नहीं है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग करो, वहाँ पे आप मुझे कुछ डेमो वीडियो भेज सकते हो, जिसके बाद मैं आपको अपनी टीम में रख लूँगा और आप यहाँ पे पढ़ाओ मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो भी आपको सब्जेक्ट आता है अच्छे से। आपको रेवेन्यू जो जनरेट होगा उसका शेयर भी दिया जाएगा, प्लस आपको कुछ सैलरी भी देंगे हम, ऐसी सैलरी देंगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं करो, उससे कहीं ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो इतना आपको कोई कोचिंग वाला ऑफर नहीं करेगा, उससे ज़्यादा हम सैलरी देंगे। सो कुछ ना कुछ सोचो, क्योंकि एग्ज़ाम अभी मार्च अप्रैल में जाने वाला है, एग्ज़ाम नहीं होने वाला। अब मैं बताने के लिए बोल दूं कि यार आप पढ़ते रहो, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, कुछ नहीं, सब पीसीएस करवा लेगा, बट यार ये गवर्नमेंट बॉडीज है, ये सबको, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। जैसे मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था, वहाँ पे एक डिबेट चलती है, जो अमर सेन जी हैं प्लस सिंगापुर के प्रेसिडेंट थे ली कुआन यू, उन दोनों के बीच में एक डिबेट चलती है, डेवलपमेंट वर्सेस डेमोक्रेसी। अगर जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। और उसमें दो मॉडल की बात करते हैं, इंडिया मॉडल और चाइना मॉडल की, डेमोक्रेसी वर्सेस डेवलपमेंट में। तो ली कुआन यू बोलता है कि चाइना में डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग नहीं, जिसकी वजह से चाइना में डेवलपमेंट है, और इंडिया में डेमोक्रेसी ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इंडिया में डेवलपमेंट नहीं है। अब कुछ भी होता है तो डेमोक्रेसी इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट जो है रुक जाता है। मतलब डेमोक्रेसी आई मीन की राइट्स, ह्यूमन राइट्स, आप प्रोटेस्ट कर देते हो, सब सारी चीज़ें। तो वो ये भी, अमर सेन भी इस चीज़ पे एग्री करता है और वो बोलता है कि एक्चुअली ना, मतलब ऐसा नहीं है। केरला वगैरह जो है काफ़ी डेमोक्रेटिक, मतलब वहाँ पे चीज़ें काफ़ी मैनर्ड होती हैं और डेवलप्ड भी हैं। प्लस इश्यूज क्या है ना, इंडिया में क्या है कि ब्यूरोक्रेसी जो बहुत हावी है, ब्यूरोक्रेसी के हावी होने की वजह से करप्शन है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो अब ये आयोग का जो एग्ज़ाम जो है इतना डिले हुआ 17 मार्च, और फिर उसके बाद 27 अक्टूबर, अब पता नहीं कब होगा, तो ये कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक फेलियर है। अब डेमोक्रेसी है इसलिए ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पे। अब आयोग इसीलिए बनाया गया है, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक फेलियर है ना। अगर आपने किसी चीज़ को प्रॉमिस किया है कि यू हैव टू हैव एग्जाम ऑन 17 मार्च, देन व्हाई यू आर पोस्टपोनिंग दैट वन। ये आपकी फॉल्ट है ना कि आप लास्ट मोमेंट में 10 दिन पहले आप एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देते। लोगों के बहुत सारे प्लान्स होते हैं, उनको रिजर्वेशन कराना होता है, उनको ट्रैवल करना होता है, इनको और भी चीज़ें होती हैं, जॉब में अगर कर रहे हैं उनको लीव लेनी पड़ती है, सब सारी इश्यूज होते हैं, बट आपने कुछ भी सोचा नहीं, आपने सीधा पोस्टपोन कर दिया। चलो उसके बाद अभी 27 अक्टूबर आपने कुछ सोच रखा, अब यहाँ पे भी इतनी अनसर्टिनिटी एक महीने से थी, बट स्टिल आपने कुछ भी कन्वे नहीं किया। अब लास्ट मोमेंट पे जब लोग रिजर्वेशन करा लिए होंगे, फ्लाइट का टिकट, कोई बेंगलोर में रह रहा होगा, उसको पीसेस दिखने आना होगा, तो उसने फ्लाइट का करा लिया होगा, कितना कॉस्टली पड़ेगा। खास करके अभी तो दिवाली का भी समय सीजन रहेगा, तो बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा, बट आप तो समझोगे नहीं। तो वही चीज़ है कि
उसका पैसा बर्बाद होगा, उसके रिजर्वेशन बढ़ते, यहाँ पे भी आपकी अकाउंटेबिलिटी फेल हो गई, आपकी ब्यूरोक्रेटिक वे जो है फेल हुआ। अब एग्ज़ाम कब होगा इसको भी लेके कोई सर्टेनिटी नहीं है, आपने हवा में बात कर दी। अब वही है, तीरंदाजी तो हो रही है, कोई दिसंबर बोल रहा है, कोई अप्रैल मार्च बोल रहा है, सब संभावनाओं का खेल चल रहा है, तो वैसी चीज़ें चल रही हैं। तो वही है, फेलियर है डेमोक्रेटिक, तो वही है, मैं यही बोलूँगा आप लोगों को कि भैया पहले अपने बारे में सोचो, बिकॉज़ वो बोलते नहीं स्टीव जॉब्स, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट यू। दुनिया आपसे है, अब दुनिया से नहीं है। पहले ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर इस सोसाइटी में आप सर्वाइव कर जाओगे थ्रू एनी वे, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, ब्यूरोक्रेट हो, क्रिकेटर हो, चोर हो, जो भी हो, बट अगर आप सर्वाइव कर जाओगे या फिर कबाड़ी वाले हो, कुछ भी हो, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। डजेंट मैटर व्हाट प्रोफेशन यू आर डूइंग, बट स्टिल यू कैन बी ऑन द टॉप ऑफ द दैट 1% पीपल। सो जो भी काम करो उसमें ईमानदारी दिखाना, और जरूरी नहीं है कि अब वही है कि अब रतन टाटा जी कितना टैक्स देते रहे, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते रहे होंगे सोसाइटी के लिए। दैट्स वाई उनकी इमेज अच्छी है, उनका नाम अच्छा है। इवन मैंने तो टीसीएस में ही जॉब किया है, तो मुझे तो सारे कल्चर वैल्यूज पता है। बट कोई भी हो, हम गौतम अडानी, उसको इतनी गालियां पड़ती हैं, बट स्टिल वो बहुत बड़ी कंपनी रन कर रहा है, और बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। अगर वो कंपनी बंद हो जाएगी, उनकी एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, और कितना रेवेन्यू जनरेट करवा रहा होगा देश के लिए, और एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, टैक्स कितना भर रहा होगा। सेम अंबानी के लिए है, गालियां पड़ती रहती है, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं एसेट है सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए। तो कुछ ना कुछ वही चीज़ है कि आपको सोसाइटी को देना पड़ेगा। डजेंट मैटर कि आप ब्यूरोक्रेट हो गए हो, बट आपको कोई जानता नहीं है, कुछ नहीं, किसी जंगल वाले गांव में पड़े हो, वहां पे क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, फैमिली, मतलब कहीं ना कहीं एक आप प्रिविलेज हो कि आपको फैमिली मिल रही है, पेरेंट्स हैं आपके पास, सिस्टर ब्रदर हैं, एक फैमिली है, कुछ टाइम बाद वाइफ होगी, बच्चे होंगे, उनको छोड़ छाड़ के आप तेलंगाना के जंगलों में पड़े हो, या फिर दंतेवाड़ा में पड़े हो, या फिर नीलगिरी के जंगलों में पड़े हो, और ना लैंग्वेज का आपको अंडरस्टैंडिंग है, ना तो कल्चर का अंडरस्टैंडिंग है, कितना इश्यूज आएंगे। तो बेस्ट है कि अपने स्टेट में, अपने अपनी लोकल भाषा में जितनी भी लाइफ है उसको मैनेज करो। बिकॉज बुद्धा भी बोलता है ना, यू हैव टू फॉलो मिडिल पाथ। आपको हर चीज का ना समन्वय बैठाना है, एक्सट्रीम नहीं करना है कि आप इतने डेडिकेटेड हो सोसाइटी, देश के लिए, कि आप कहीं पे अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो। बेस्ट थिंग है यू हैव टू मैनेज, मतलब अपनी फैमिली पेरेंट्स को भी साथ दे दो, प्लस अपना जो सोसाइटी के लिए करना वो भी कर सकते हो, थ्रू स्टार्टअप, थ्रू सिविल सर्विस, किसी के थ्रू भी कर सकते हो। तो वो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टाइम बाद ना चीज़ें अब आपको समझनी चाहिए। और भाई ये मैंने आपको ऑप्शन दिया है, अगर आपको लगता है, अगर आप कैपेबल हो, तो डेफिनेटली हम थोड़ा सा आपका डेमो वगैरह चेक करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो आप कहीं और पे देखो, बट यू हैव टू सेल सम एम्प्लॉयमेंट। अदरवाइज तो जैसे मेरे लिए है, फॉर मी, मैंने इसको एज ए स्टार्टअप डेवलप करना स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल को। इससे मैं एज ए लाइक अ नॉर्मल पॉडकास्ट टाइप आपसे बात भी कर लेता हूँ, आपके चैट भी पढ़ लेता हूँ, कमेंट भी पढ़ लेता हूँ, और जो इश्यूज होते हैं उससे डिलीवर कर लेता हूँ। कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर का मन का भड़ास होता है वो भी निकल जाता है, जस्ट लाइक मैं किसी से बात कर रहा हूँ, और मेरे अंदर कैमरा फेसिंग भी डेवलप हो रहा है, एक स्किल डेवलप हो रही। कल को मुझे पब्लिक स्पीकिंग वगैरह करना होगा तो मुझे कुछ इशू नहीं होगा। इवन मैं पीसीएस के इंटरव्यू में या यूपीएससी इंटरव्यू में पहुंचता हूँ, तो वहाँ पे मैं इसलिए अपनी बातों को कन्वे कर पाऊंगा। वो सब सारी चीज़ें होंगी, तो वो एक अच्छा रहेगा हमारे लिए। और प्लस अब ये प्लेटफॉर्म डेवलप हो जाएगा, जिससे रेवेन्यू जनरेशन के लिए मेरे लिए अच्छा रहेगा, एक बैकअप स्टार्टअप रहेगा, कहीं पे कुछ भी अगर नहीं होता तो इसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, जिससे मैं अच्छा खासा एक होता नहीं सेटलमेंट डेवलप कर लूँगा, और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाऊँगा, टैक्स दे पाऊँगा सरकार को, और सोसाइटी में भी काफ़ी कुछ अच्छा कर पाऊँगा। सो इट्स ऑल अबाउट, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। बाकी तो एग्ज़ाम है इनका, क्या है आयोग का, तो ये तो इनका काम ही एग्ज़ाम कंडक्ट करना, इस साल नहीं तो अगले साल कंडक्ट कराएंगे। बट वही है कि आप अनलकी हो, या फिर जो भी रीज़न है आप पिस रहे हो, इंक्लूडिंग ऑल हु आर गिविंग दैट यूपी पीसीएस एंड आरओ एआरओ एज वेल, सब पिस ही रहे हैं ना। नहीं तो 11 फरवरी का आरओ एआरओ हो गया होता, 17 मार्च को पीसीएस हो गया होता। होना ना होना वो अलग बात है, लोग लाइफ में आगे बढ़ जाते, अगली वैकेंसी दिसंबर उसमें 2025 में होती, तो उस हिसाब से लोग प्लान कर पाते हैं। इनको यूपीएससी लिखना होता है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं,
या फिर इनको कुछ और करना होता है, लाइफ में आगे कुछ और कर रहे होते, बट इस बीच में फंसे ना रहते। बट अभी क्या, आप 11 फरवरी और 17 मार्च से अभी तक फंसे पड़े हो और इससे निकलने को दिख नहीं रहा है, क्योंकि दिसंबर में भी चांस कम लग रहे हैं, तो मार्च अप्रैल में क्या होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन, बट स्टिल होप फॉर बेस्ट। सब कुछ दिसंबर में हो जाए, एग्जाम एक दिन में हो जाए, जो लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं उनको सक्सेस मिले और सब कुछ अच्छा हो जाए, दिसंबर में एग्जाम हो जाए। बट चांसेस पे हम बात करते हैं, सो दे आर वेरी माइन्यूट चांस, रियली इट विल बी हैपन ऑन लाइक 8 दिसंबर और 7 8 दिसंबर, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन। सो यही सब था, आपसे बात करना था, थोड़ा लंबा वीडियो हुआ, बट चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंड करो और थोड़ा सा भी मेच्योर। मुझे भी लगता था यार कि मतलब ठीक है, जितना तक है ना जवानी, पूरा जोश में सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, सिविल सर्वेंट बन जाएंगे सब कुछ, बट आपके पीछे बहुत कुछ चीज़ें छूट जाती हैं और उसको फिर आप रिकवर नहीं कर पाओगे। अब लाइक फॉर एग्जांपल, जब आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की होगी 21-22 साल की उम्र में, तैयारी करते करते 28 साल हो गए, अब आप सोचोगे अब 23 साल 24 साल की एज में आ जाओगे तो वापस नहीं आओगे ना, लाइफ तो एक ही बार मिली ना। अब तो वही है ना, जैसे एक्सपायरी डेट है हर चीज़ की, तो हमारी भी एक्सपायरी डेट है, तो सोचो आप 25 साल 24 साल में वापस चले जाओगे तो नहीं होगा। जैसे वो 3 इडियट में था ना, एक सीन था, वो रेंचो बोलता है यार कुछ नहीं, सब करते हैं एंजॉय करते, तो जो राजू होता है वो कोलगेट जो होती है टेस्ट उसका वो पूरा निकाल देता है, बोलता है इसको भरो इसमें, बोलता है ऐसा समय समय निकल गया तो वापस नहीं आएगा ना। सो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। और भी चीज़ें हैं करने को, वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। अभी तो सोशल मीडिया है, इवन लाइक इंटरनेट, इतना चीज़ है, हर किसी के अंदर क्रिएटिविटी होती है। जब आप सिविल सर्विसेज से तैयारी कर रहे हो तो ऑलरेडी आपका माइंड इतना डेवलप हो चुका है कि आप किसी भी फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हो। डिपेंड्स योर इंटरेस्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। सिर्फ सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है, प्राइवेट में बहुत कुछ है। आपके अंदर स्किल, ऑल अबाउट स्किल सेट, पीसीएस या फिर आईएएस एग्जाम में भी स्किल सेट है। अगर आपके पास स्किल है तो आप इतने 5,75,000 फॉर्म पड़े हैं, होना कितना है, 1000 में ही होना है लोगों का। यूपीएससी में का भी होता है, 10 लाख करीब फॉर्म पड़ते हैं, होता कितना है, 1000 लोगों का ही होता है, तो वहाँ पर तो और कंपटीशन है ना यार। तो वहाँ पे तो और स्किल सेट चाहिए आपको, प्रॉपर होता नहीं, एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए प्रीलिम्स निकालने के लिए, नॉलेज बेस भी चाहिए। मेंस आंसर राइटिंग में आपको एनालिटिकल स्किल चाहिए, आपको 360 डिग्री आप एनालिसिस कर सकते हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब मेंस निकलते हैं। इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन योरसेल्फ चाहिए, तो कुछ ज़्यादा ही स्किल सेट चाहिए। rather देन अदर फील्ड्स में उतने स्किल सेट की जरूरत नहीं होती, उतना कंपटीशन भी नहीं है वहाँ पे। तो एक्सप्लोर करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम देना छोड़ दो, प्रिपरेशन करना छोड़ दो, बट यू हैव टू थिंक अबाउट योर बैकअप प्लान्स, बिकॉज चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, बहुत अनसर्टेनिटी है। इवन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अनसर्टेनिटी है। कोई भी फॉर्म भरते हो तो 3 साल 4 साल में वैकेंसी क्लियर होती है। पीसीएस, खास करके यूपी पीसीएस और यूपीएससी जो 1-2 साल में क्लियर हो जाता है, मतलब वैकेंसी क्लियर होती है। तो पंचवर्षीय 6 वर्षीय योजना होती है, इसमें क्लियर भी नहीं होता बहुतों का। सो वही चीज़ें हैं। तो मैं यही बोलूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट मुझे बात करनी थी आप लोगों से। मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों की मेंटल स्थिति क्या है, और खास करके मेरी भी ऐसी स्थिति है। सो कुछ भी आपको इशू आता है, मैंने कई बार बोला है, यू हैव टू लाइक, आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हो, या फिर ज़्यादा इश्यूज होंगे तो मैं आपको पर्सनली पिंग करके आपसे बात करूँगा, कॉल पे बात कर सकता हूँ। बट अपने आप को ना सर्वाइव करना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सर्वाइव कर जाएगा वो लाइफ में सर्वाइव कर जाएगा। सो